हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कुछ फैक्टर्स को आप लोगों के लिए लिस्ट कर दिया है। लेट्स सी वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज योर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर 2 इज योर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, नंबर 4 इज एक्सपोजर टू रेडिएशंस, number 5 is surface area of the reactant or the catalyst, and number 6 is your temperature. Today we will be discussing about all these six factors which actually affect the rate of the reaction, right beta? Now let's start with the very first one, which is your concentration of the reactant. Now सच बताऊं बेटा तो हम लोग अभी तक जितनी भी बात कर चुके हैं हम लोग इस चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। आप लोगों ने क्या देखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे वेरी करता है। लेट्स सी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू पावर 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पावर 2 फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पावर 3 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट बेटा? दैट मींस इन सभी के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, एक्सेप्ट सिर्फ एक, वो क्या था आप लोगों के पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप लोग बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अदरवाइज हम लोगों ने हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, पावर 1, पावर 2, पावर 3। एम आई क्लियर? चला जाए आगे। लेट्स सी द सेकंड टॉपिक नाउ। द सेकंड टॉपिक इज योर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का बड़ा खास इफेक्ट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। कैसे? देखिए, नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। कि जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स की वो कौन सी है, आप लोगों को देखनी है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या होनी चाहिए, कोलिजन होनी चाहिए बेटा। जब मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगी तो फिर क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तभी रिएक्शन हो पाएगी। और कोलिजन होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फ्री इंटरमिक्सिंग, राइट बेटा? फ्रीली वो क्या कर सके, इंटरमिक्स कर सके रिएक्टेंट्स आपस में। और फ्री इंटरमिक्सिंग के हम लोगों को क्या चाहिए, उनकी फ्री मूवमेंट चाहिए कि वो फ्रीली क्या कर सके, मूव कर सके। जितना फ्रीली आप लोगों के रिएक्टेंट मूव करेंगे उतना फ्रीली वो इंटरमिक्स करेंगे, जितने फ्रीली वो इंटरमिक्स करेंगे उतना फ्रीक्वेंटली वो क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा आप लोगों का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं, अदरवाइज आने वाले टॉपिक में हम लोगों को पूरा टॉपिक करना है अबाउट कोलिजन थ्योरी, उसमें इसको और हम लोग और एक्सपैंड करके एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, राइट बेटा? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से कैसे इफेक्ट होता है आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय द कोलिजन। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट बेटा? और कोलिजन इफेक्ट करती है किसके साथ, फ्री इंटरमिक्सिंग। और फ्री इंटरमिक्सिंग इफेक्ट होती है किसके साथ, फ्री मूवमेंट से। एंड वी ऑल नो दैट कि अगर आप फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आप लोगों का गैसियस स्टेट है, जो गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो इंटरमिक्सिंग है वो ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स इन द लिक्विड स्टेट, which is more than in the reactants in the solid state. Am I clear? सबको समझ आता है ये आप लोगों ने लास्ट एक चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी आप स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा बेटा ऑलरेडी, कि जो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर फ्री टू मूव, राइट बेटा? उनकी जो मूवमेंट है, थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था, उनकी एंट्रोपी के बारे में, उनका रैंडमनेस, उनका डिसऑर्डर क्या है, ज्यादा है सबसे, वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो इजीली इंटरमिक्स करते हैं। गैस एंड लिक्विड पार्टिकल्स कैन इंटरमिक्स, right, can intermix more easily than solid state particles. Clear बेटा? चला जाए आगे। Shall I proceed? चलिए, अब इनकी इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी तो इनकी मूवमेंट ज्यादा है और इनका कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोलिजन होंगी उतना ज्यादा क्या होगा आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन। चला जाए आगे बेटा। नेक्स्ट अगर आप इसी में बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट, यस, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बाद आप लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट, अगर इनकी आप लोग सिस्टम को देखें तो अगर सिस्टम होमोजीनियस है, अगर सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, राइट बेटा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेटेरोजीनियस से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। होमोजीनियस सिस्टम जो है वो हेटेरोजीनियस सिस्टम से ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे डेडली कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि सिस्टम आपका होमोजीनियस भी है और वो गैसियस स्टेट में भी है, होमोजीनियस भी है और गैसियस स्टेट में भी है सारे मॉलिक्यूल्स, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे क्या होगा, फास्ट होगा।
एम आई क्लियर? चला जाए आगे। चलिए थर्ड, अगर आप लोग इसी में बात कर सकते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट द केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स? चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, आई हैव टू सिमिलर रिएक्शंस से 2NO plus O2 reacts to form NO2, राइट बेटा। सिमिलरली मेरे पास कौन सी रिएक्शन है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं आप लोग से 2CO गैसियस प्लस O2 गैसियस reacts to form 2CO2 गैसियस। दिखने में दोनों रिएक्शन एक जैसी ही है, लेकिन दिस रिएक्शन इज फास्ट, दिस रिएक्शन इज स्लो। अब ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है। कारण क्या है? द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज बेटा, यहाँ पर जो NO की बॉन्ड है बेटा, दैट इज वीकर इन कंपैरिजन टू CO बॉन्ड, राइट बेटा। ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू दिस। अब ये बॉन्ड वीक है, अगर बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूटेगी, अगर जल्दी टूटेगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? डन बेटा। अब इसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी से भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं कि जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जिस रिएक्शन के लिए कम होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? ये आने वाले टॉपिक में जो मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कैटलिस्ट के बारे में, उससे मैं आप लोगों को इसको एलैबोरेट कर दूंगा, राइट? क्लियर? तो फिलहाल इस टॉपिक के लिए भी इतना ही पढ़ते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। डन बेटा। मोर ओवर आप लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा आप लोगों का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप लोगों का स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। जो आप लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। क्लियर? And it is inversely proportional to the stability of, it is inversely proportional to the stability of reactants. reactants की stability के ये inversely proportional है, राइट बेटा। अगर आप लोगों का जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी कम है, यानी कि उसकी जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, तो वो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्ट भी जल्दी करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट। एम आई क्लियर? चला जाए आगे। अगर किसी के रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। क्लियर बेटा? चला जाए आगे। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच वी कैन स्टडी इन द हेडिंग नेचर ऑफ रिएक्टेंट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव करते हैं उसके बाद। चल आई प्रोसीड? चलिए मैं रेस कर रहा हूं इसको, आगे चलते हैं। इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं बेटा? नेक्स्ट we can talk about catalyst, presence of a catalyst. अब presence of catalyst समझने से पहले हम लोगों को समझना है कि catalyst क्या है। Let's see how many of you know the definition of a catalyst. बताइए कौन बताएगा कि catalyst क्या है? बहुत से बच्चे इसकी definition गलत तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन complete नहीं देते। complete देते क्यों नहीं है? क्योंकि काफी बुक्स ऐसी हैं जिसमें इसको बहुत अच्छे से elaborate नहीं करा गया। तो लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ अ कैटलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं कैटलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कैटलिस्ट होता क्या है। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर आप लोग कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स, मैं वर्ड लिख रहा हूं ऑल्टर्स, ध्यान रखिएगा, व्हिच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, which alter the speed of the reaction, which alter the speed of the reaction by providing an alternate path of lower activation energy without being consumed itself. ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर तीन चीजें देखने वाली हैं और तीनों पे आप लोगों को फोकस करना है। बहुत से बच्चे इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट बोलते हैं। कई बार मैंने क्लास में पूछा है, लेकिन मुझे कभी बहुत कम होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिले, राइट बेटा? कहाँ पर गलती होती है? कैटलिस्ट क्या है? सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स। अब ऑल्टर्स करने का मतलब क्या है?
इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल। जनरली इंक्रीज करता है, जनरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज करेगा उसे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो डिक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। चलिए वहां इस फिलहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि कैटलिस्ट स्पीड को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, जनरली इंक्रीज करता है, राइट बेटा। अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग, किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। क्या करता है कि एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, राइट। बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ, राइट। कई बच्चे बोलते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ, ठीक है, ये यूज होता है, विदाउट बीइंग यूज बोल देते हैं, वो यूज होता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों को कैटलिस्ट को सारी लाइफ आप लोगों को कभी कैटलिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों का कैटलिस्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या है वो सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप लोग ले सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लिफ्ट। मान लीजिए एक तरफ हमारा संदीप है, दूसरी तरफ हमारा अमन है, हम दोनों को जाना है 40th फ्लोर के ऊपर, 40वीं मंजिल के ऊपर जाना है दोनों को, दोनों एक बिल्डिंग में एंटर करके दोनों को 40वें मंजिल पे जाना है, राइट। संदीप कॉमनली जैसे अपना दिमाग यूज नहीं करता तो क्या करता है, सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि ये सीढ़ियां अगर चढ़ रहा है तो कितने फ्लोर चढ़ जाएगा, राइट। आई कैन चैलेंज कि 4 से 5th फ्लोर तक आगे नहीं जा पाएगा, 4थे फ्लोर तक जाते जाते भाई साहब की जुबान बाहर आ जाएगी कि बस अब हिम्मत खत्म, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, 4 बंदे आओ और मुझे उठाकर नीचे ले जाओ, ये नहीं जा पाएगा। मैक्सिमम 4 to 5th फ्लोर तक ये चढ़ पाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो अमन ने थोड़ा सा ब्रेन यूज किया और उस ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए ये इंसान गया कहाँ, लिफ्ट के पास, और लिफ्ट के पास जाकर एक बटन दबाया, 2 कदम आगे रखे, बटन दबाया एंड he will be at the 40th floor in a minute, right, in a minute or 2, right बेटा, clear। now focus कीजिए कि यहाँ पर लिफ्ट ने क्या काम किया। here the lift is behaving as a catalyst। कैसे काम कर रही है लिफ्ट एक कैटलिस्ट का, लिफ्ट ने क्या किया, लिफ्ट ने क्या किया कि इसने इसके काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया। लिफ्ट हैज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। इसने क्या प्रोवाइड किया, एक अलग रास्ता दे दिया, कौन सा, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है। अब यहाँ पर अमन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सिर्फ एक कदम रखने की एनर्जी जो उसको चाहिए, जो उसने अंदर जाना है, वो उसका जो एक कदम रखने की एनर्जी उसको लग रही है, दैट इज दी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट बेटा, क्लियर। और जबकि अगर हम अपने संदीप की ओर देखें तो भैया इसने तो 4 फ्लोर तक जाते जाते जितनी भी एनर्जी है वो सारी इसकी कंज्यूम हो चुकी होगी कि नहीं बेटा। वहां पर हमें हाई एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर हम लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत कम एनर्जी चाहिए, क्लियर, डन। तो हमें एक लोअर, एक ऐसा पाथ मिल गया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। अब अगर लिफ्ट अमन को छोड़ आती है और उसके बाद मान लीजिए हमारा नवराज भी जाना चाहता है, तो क्या वो लिफ्ट आगे से कहेगी कि नहीं बस नवराज, रोहित, अगर कोई और जाना चाहता है तो क्या लिफ्ट कहेगी कि नहीं बस मैंने अमन को छोड़ दिया, मेरी जिंदगी सफर, इसके बाद आज के बाद मैं किसी को नहीं ऊपर छोड़ के आऊंगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। वो लिफ्ट सभी के लिए और वो बार बार काम करती रहेगी। सो द लिफ्ट हैज बीन यूज्ड, वो यूज हुई है लेकिन कंज्यूम नहीं हुई। ये नहीं है कि एक बार जल जाने के बाद वो खत्म होगी, नहीं, ऐसा नहीं। सो हियर द लिफ्ट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स, जनरली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, speed of a chemical reaction by providing an alternate path of lower activation energy without being consumed itself। क्लियर बेटा, चला जाए आगे। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। वैसे हम लोगों को इसको बहुत थॉरली पढ़ना है, लेकिन अगर इस समय के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अगर आप लोगों को समझना है तो वो क्या है। मान लीजिए इस तरफ हम लोग एनर्जी ले रहे हैं एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इस तरफ आपकी रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, डन बेटा। और ये आप लोगों का जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह से का ग्राफ आता है। मान लीजिए आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये आप लोगों के पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, क्लियर बेटा। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर बेटा। अब ये वो एनर्जी है जो आप लोगों के रिएक्टेंट के पास है, ये वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, राइट बेटा। अब कोई भी रिएक्शन हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मान लीजिए अगर आप लोगों को से चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप सिर्फ उसमें पानी लिए, पानी में आप लोग थोड़ी सी चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, दूध डालिए और बाकी अपनी मर्जी का छोटी इलायची, मोटी इलायची जो आप लोग डालना चाहते हैं डाल लीजिए। डालने के बाद आप लोग रख दीजिए उसको, तो क्या चाय बन जाएगी रूम टेम्परेचर, नहीं ना बनेगी। कभी भी रूम टेम्परेचर पे वो चाय नहीं बनेगी,
उस चाय को बनाने के लिए आप लोगों को उसको गैस पर रखना होगा, उसको हीट करना होगा। हीट करने के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि वो जो रिएक्टेंट है दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। अब जितना आप लोगों को हीट करना पड़ा, जितना आप लोग देखो, ये वो जब आप लोगों ने सारा पानी में सब कुछ अपना मिक्सचर डाल दिया है, तो उस समय जो एनर्जी थी दैट वाज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? वो एनर्जी ऑफ द क्या थी? रिएक्टेंट थी। डालने के बाद जितना आप लोगों को हीट करना पड़ा कि वो यहां तक पहुंच सके, यहां तक पहुंच सके, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको एक एनर्जी बैरियर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वो एनर्जी, जो वो कम से कम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए। क्लियर? डन? तो ये वो एनर्जी थी जो रिएक्टेंट के पास थी, ये वो एनर्जी थी जो उसे एक्चुअली चाहिए, और वो आप लोगों ने बाहर से जो एनर्जी दी ताकि वो यहां तक पहुंच सके, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज योर ई एक्टिवेशन और योर एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो आप लोगों ने दी ताकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां तक पहुंच सके कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार कर सके। डन बेटा? क्लियर? आई बात समझ? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो आप लोग रिएक्टेंट्स को दे रहे हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पा सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सके, या फिर एनर्जी बैरियर को क्या कर सके? क्रॉस कर सके। क्लियर? अभी मैं इसका बड़ा ब्रीफ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आने वाले टॉपिक में हम लोगों को इसको बहुत थॉरली पढ़ना है। क्लियर? चलिए चला जाए आगे। एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए ये आप लोगों के पास कौन है? आप लोगों का श्री शाहरुख खान है। ठीक है बेटा? यहाँ पर आप लोगों के पास कौन है? मैं कॉमनली आप लोगों के पास शायद पहले भी एग्जांपल ले चुका हूँ। ये आप लोगों के पास कौन है? काजोल है। राइट बेटा? और ये हमारे पास क्या है? सरसों का खेत है जहाँ पर दोनों ने आकर गले लगना है। राइट? आप लोगों ने सभी ने फिल्म देखी, कौन सी मूवी थी बेटा? बताओ। DDLJ। देखिए सभी ने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राइट बेटा? किस किस के ले जाएंगे पता नहीं। चलिए ध्यान देते हैं कि DDLJ में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर सरसों की खेत में ये हमारे पास शाहरुख खान है, ये हमारे पास काजोल है, दोनों ने आकर यहाँ पर मिलना है। अब मान लीजिए शाहरुख खान के पास जो एनर्जी है वो कितनी है? 20 किलो जॉल की। क्लियर? यहाँ तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए थी कितनी चाहिए? मान लीजिए हमें चाहिए 50 किलो जॉल की एनर्जी। हमारे काजोल के पास एनर्जी कितनी है? 70 किलो जॉल की, और हमारे पास मान लीजिए उसके पास 50 किलो जॉल की एनर्जी है। डन? अब इधर से शाहरुख खान भागना शुरू करेगा, उधर से अपनी काजोल भागनी शुरू करेगी। जब शाहरुख खान भागना शुरू करेगा तो यहाँ तक पहुंचते ही अपने शाहरुख खान के जो घुटने हैं वो जवाब दे जाएंगे और वहां पर बैठ जाएगा कि नहीं भाई मैं आगे नहीं जा सकता। क्लियर? अब आगे से काजोल क्या कहेगी? इससे अच्छा तो अमरीश पुरी जो कम से कम पीछे भाग तो लेता था। चलिए उस बात को छोड़िए। अब यहाँ पर आके जब इसकी एनर्जी खत्म हो गई, जितनी इसके पास एनर्जी थी वो खत्म हो गई, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो आप लोग बाहर से इसको मान लीजिए रीवाइटल, हम लोग इसको बिठाकर रीवाइटल की कैप्सूल दे रहे हैं। राइट? मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा किसी भी मेडिसिन की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। रीवाइटल की आप लोग इसको दे रहे हैं, जहाँ आप लोग यहाँ पर इसको ग्लूकोज पिला रहे हैं बिठाकर, तो जो आप लोग उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे ताकि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सके, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो आप लोगों की क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो इसके पास एनर्जी थी वो क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो एनर्जी आप लोगों ने बाहर से प्रोवाइड की ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके, दैट विल बी योर एक्टिवेशन एनर्जी। एम आई क्लियर? डन? समझ आया सभी को? सो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? वो एनर्जी जो हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ रही है ताकि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड तक पहुंच के प्रोडक्ट में तब्दील हो सके। क्लियर? चला जाए आगे। बड़ा सिंपल है, मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? चला जाए आगे। चलिए, तो ये रहा कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, जनरली इंक्रीज करता है। राइट बेटा? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सपोजर टू रेडिएशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन? देखिए बेटा, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स। ठीक है? जैसे कुछ ऐसी हमारे पास रिएक्शन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स के कारण होती है। क्लियर? आप लोगों ने सबसे कॉमन एक आप लोगों ने रिएक्शन देखी होगी, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस H2 फॉर्म 2HCl। सबने ये इस रिएक्शन के बारे में सुना होगा, छोटी क्लास में लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर लोग H लिख देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस H? H इज E is equals to H is the energy of the photon। ये क्या है आप लोगों के पास? एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर? सो ये वो रिएक्शन है जो होती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स। क्लियर? ये फोटोन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण ये रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा? सो दीज आर दोज रिएक्शन व्हिच अकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ
photons from the UV or visible region. क्लियर बेटा? अब यही रिएक्शन अगर आप लोग डार्क में कर रहे हैं, विदाउट सनलाइट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो क्या होगी? फास्ट होगी। क्लियर? चला जाए आगे। मोर ओवर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ऐसी रिएक्शंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर कम होने से फोटोकेमिकल, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इनके ऊपर इफेक्ट किसका है? इनके ऊपर इफेक्ट होता है इंटेंसिटी। किसका इफेक्ट है बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस कि अगर आप लोग नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा देते हैं, किसको बढ़ा देते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों ने कहां पढ़ा था? याद कीजिए, क्लास 1 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और वहां पर टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद आया कुछ? वहां पर लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वाला कॉन्सेप्ट। राइट? याद आया कि अगर आप लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देते हो, दैट मींस कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देते हो, तो उसके कारण से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस को फर्क नहीं पड़ेगा। चला जाए आगे। श्योर? तो दिस इज, और भी आप लोग एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे आप लोगों के पास हम लोग रिएक्शन ले सकते हैं H2O2, ठीक है, गैसियस रेड्स टू फॉर्म। अगर आप डिकम्पोज करते हैं इसको तो क्या बनता है? ये H2O प्लस O2। क्लियर? चला जाए आगे। बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा बेटा? क्लियर है सभी को? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर सरफेस एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया? आप लोगों ने कॉपी करना है तो कर लीजिए बेटा। शैल आई रेज दिस? कैटलिस्ट का डेफिनेशन देख लीजिए एक बार सभी लोग फिर से। शैल आई रेज दिस? चलिए अगर आप लोग बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में, अब सरफेस एरिया जनरल अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया के बढ़ने से आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द कैटलिस्ट, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्टेंट का या फिर कैटलिस्ट का, तो आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बहुत सिंपल चीज है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या मतलब है? मान लीजिए यू वांट टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को लॉग ऑफ वुड को आग लगानी है, राइट बेटा, तो उसको जल्दी आग लगेगी या फिर आप लोग उसके क्या कर रहे हैं? उसके छोटे आप लोग क्या कर रहे हैं? पीसेस कर रहे हैं, उसके चिप्स ले रहे हैं छोटे छोटे से, जहां आप लोग सॉ डस्ट ले रहे हैं। राइट? अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे पास लकड़ी का एक पूरा तना है, पूरा एक बहुत बड़ा तना है, ये उसको हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा तना था हमारे पास लकड़ी का, डन। ये आप लोगों ने उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए, डन। और कितने ज़्यादा पीसेस हो जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों ने उसका क्या बनाएंगे? इसको हम लोग बोलते हैं सॉ डस्ट, पूरा सा बना के उसका, ठीक है बेटा। आप बताइए, अगर आप लोगों को इसको आग लगानी है, इसको जल्दी आग लगेगी, इसको जल्दी आग लगेगी, इसको जल्दी आग लगेगी, नो डाउट इसको जल्दी आग लगेगी। रीजन बीइंग कि अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब एक एक का अगर आप लोग सॉ डस्ट के एक एक छोटे छोटे से दाने को देखोगे तो उसका कितना बाकी सभी से मिला लीजिए तो सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? ये और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? सिर्फ यही वाला चीज़ है ना सिर्फ, डन बेटा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं कि अगर आप लोग मान लीजिए आप लोगों के पास फटकरी है, ठीक है, एल में आप लोगों के पास फटकरी का पीस है, उसको आप लोग पानी में मिक्स करना चाहते हैं तो वो जल्दी पानी में डिजोल्व होगा, या फिर आप लोग नमक ले रहे हैं, नमक आप लोग ले रहे हैं पानी में तो वो जल्दी डिजोल्व होगा। यस बताइए, नमक जल्दी डिजोल्व होगा क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा? कम होगा। एम आई क्लियर? समझ आया सभी को? आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। चला जाए आगे। सो सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द कैटलिस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है रिएक्टेंट्स की, ज्यादा रिएक्टेंट्स आकर वहां पर एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो विल बी टॉकिंग अबाउट हियर टेम्परेचर नाउ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेफ्ट
ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी बात किया इस चैप्टर में, मेनली हम लोगों ने बात किया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। डन। अब से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो विल बी एक्चुअली लर्निंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को मैं अब करा रहा हूँ ताकि आप लोग एक कड़ी से कड़ी को जोड़ पाए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। मैं इन जनरल बात करूँ बेटा, इन जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। इन जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन इस इफेक्ट को जिस बंदे ने सबसे पहली बार पढ़ा उस बंदे का नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था उस बंदे का? आर्हीनियस। अब इस बंदे को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इस बंदे के बारे में और इस बंदे की रिसर्च के बारे में आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारा जो काम रह गया है अभी करने वाला, उसमें से जो ज्यादा काम है, अधिकतर काम है वो आर्हीनियस का ही किया हुआ काम है जिसके बारे में हम लोग भी स्टडी करने वाले हैं। अब इस बंदे ने हम लोग इक्वेशन दी जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, राइट। और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन इज K इज इक्वल्स टू A इनटू E रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। ये इक्वेशन इस बंदे ने हम लोगों को दी। डन बेटा। अब यहाँ पर EA क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टर है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। याद आया सभी को? और ये वो एनर्जी है जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं या इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच सके और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना सके। राइट बेटा, बात किया हम लोगों ने। अभी इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या था? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्लियर हो गया सभी को? एक चीज उसमें मैं और ऐड ऑन कर देता हूँ कि ये वो पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल देता हूँ तो कैटलिस्ट के आने से क्या होगा कि किसी चीज को वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टर भी वहीं पर रहेगी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी वहीं पर रहेगी, सिर्फ उसने क्या करा, ये आप लोगों का पाथ बदल दिया। आप लोगों को ऐसा पाथ दे दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कितनी है? इतनी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। पहले आप लोगों को जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी वो क्या चाहिए थी? यहाँ तक, राइट बेटा। जब कैटलिस्ट डाल दिया उसके बाद जो आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए वो सिर्फ इतनी। दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। शायद मेरे से कम छूट गया ये चीज। इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, और ये है इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? ये वो बात है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस वहां पर होगी और ये है जो कैटलिस्ट वहां पर नहीं होगा। फर्क सिर्फ किसका है? सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। क्लियर? चला जाए आगे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आर्हीनियस की बात कर रहे हैं। आर्हीनियस इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसने एक रिलेशन दिया हम लोगों को, किसने? रेट कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर में। और क्या रिलेशन आया? K इज इक्वल्स टू A इनटू E रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। अब यहाँ पर कौन सा फैक्टर क्या है ये आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों को सिर्फ एक चीज इस प्रेजेंट डे में ये सिर्फ सीखनी है कि टेम्परेचर के बढ़ने से आप लोगों का रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ा तो आप लोगों का रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, टेम्परेचर बढ़ा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चला जाए आगे। शैल आई प्रोसीड? इन जनरल क्या कहा जाता है? इन जनरली इट इज सेड दैट कि विद फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल इटसेल्फ। ये भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट अपने आप को डबल या डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। क्लियर? एंड दिस थिंग इज कॉल्ड योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल इटसेल्फ। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? चला जाए आगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या आज। आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए, मैं एक बार आप लोगों को रिकैप दे देता हूँ कि क्या है आप लोगों के पास जो आप लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा। आज हम लोगों ने बात करी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को।
सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, और हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर। देन हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में, और उसमें हम लोगों ने 3 एस्पेक्ट्स के बारे में जाना। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो गैसियस स्टेट में अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कोलिजन के ऊपर, और कोलिजन डिपेंड करती है इंटरमिक्सिंग के ऊपर, और इंटरमिक्सिंग डिपेंड करती है मूवमेंट के ऊपर। तो जितनी फ्री मूवमेंट होगी उतनी फ्रीली आप जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरमिक्स हो पाएंगे, और उतनी ज्यादा उनमें क्या होगी, कोलिजन होगी। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा क्या होगा आप लोगों के पास, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। सो हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंटरमिक्सिंग है, जब फ्री मूवमेंट है, वो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है लिक्विड स्टेट से, और लिक्विड स्टेट्स की ज्यादा है सॉलिड स्टेट से। क्लियर। देन हम लोगों ने बात करा कि सिस्टम अगर होमोजीनियस है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हेटेरोजेनियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। देन हम लोगों ने बात करा केमिकल स्टेट के बारे में, और केमिकल स्टेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, राइट, कि कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जिनकी बॉन्ड्स वीक होती हैं। अगर उनकी बॉन्ड्स वीक हैं तो वो जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी टूटेंगे तो जल्दी रिएक्ट करेंगे। राइट। इन जनरल हम लोगों ने बात करा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रिएक्टेंट को टूटना है और प्रोडक्ट को बनना है। जो बनी हुई चीज़ है वो बनी रहनी चाहिए, और जो टूटने वाली चीज़ है वो टूटनी चाहिए। जितनी जल्दी टूटेंगे रिएक्टेंट्स उतनी जल्दी वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। एम आई क्लियर। चला जाए आगे। फिर मैंने इसमें आप लोगों को ऐड ऑन कर दिया एक्टिवेशन का कांसेप्ट एज वेल, कि अगर किसी रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, जैसे यहाँ पर है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, अगर आप लोगों को बहुत थोड़ा सा काम करने पे ही आप लोगों को जो आप लोगों को चाहिए वो मिल रहा है, तो आप लोगों की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए, राइट, तो उसका वो काम क्या हो जाएगा, अपने आप स्लो हो जाएगा। अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। अगर आप लोगों की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। डन। देन हम लोगों ने बात करी कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। हम लोगों ने बताया कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कि कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा रास्ता प्रोवाइड करें जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं कि मान लीजिए हम लोगों को नीचे जाना है, ठीक है, मेरे को नीचे जाना है, तो एक तरीका क्या है कि मैं सीढ़ियों से जाऊँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं बाहर खड़ा रह के वहाँ से ही जंप करूँ और मैं नीचे, हाँ, अगर मेरी टांगे बच जाए तो ठीक है, राइट। अदरवाइज मैंने लिफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, वो सिंपल एग्जाम्पल आपको, ठीक है बेटा। चला जाए आगे। देन वी टॉक अबाउट एक्सपोजर टू रेडिएशंस। कई ऐसी रिएक्शंस हैं जो हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, राइट, जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं, जब फोटोन्स को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द विजिबल और यूवी रीजन, राइट। ऐसी रिएक्शन को लोग नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर। मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को H2Cl2 टेक्स्ट टू फॉर्म HCl का। कई बार आप लोगों ने चीज़ों को देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कीप इन अ कूल इन अ डार्क प्लेस, राइट, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो अंदर के उसके जो आप लोगों के पास कंपाउंड है या रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर बेटा। चले जाए आगे। तो जितना वो चीज़ को टाइम निकालना चाहिए उतना कम निकालेगी वो, अगर आप लोग उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं, वो खराब हो जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टेम्परेचर। मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है इन जनरल। क्लियर। और उसका जो सबसे पहले इसको स्टडी किया था किसने करा, आर्हीनियस ने। उसने हम लोगों की इक्वेशन थी, इसको नाम देते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, एंड दैट इज योर K इज इक्वल्स टू A इंटू E रेज़्ड टू पावर माइनस A बाय RT। और ये हम लोग क्या बताती है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एम आई क्लियर। डन। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द डे नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, nth ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। क्लियर बेटा। तो इसको अच्छे से देखिए, टॉपिक को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारा, एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। क्लियर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।